जय हिंद सर। अरे जय हिंद जय हिंद। सर क्या सर ने बड़ा दिन बाद आए हो? सर आप आधा छोड़ दिए थे पढ़ाने के लिए, मौलिक अधिकार आधा ही पढ़ाए हैं। अच्छा मौलिक अधिकार, हाँ हाँ मौलिक अधिकार को तो आज क्लियर कर देंगे। अनुच्छेद 22 तक हुआ था। अनुच्छेद 22 तक सर। हाँ 23 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक बचा हुआ था। तो ये तो लूसेंट पुस्तक आप लेकर आए हैं। अच्छा तो सर पुस्तक बोले थे कि इसी से पढ़ो, जो पुस्तक है उसी से पढ़ो। नहीं अच्छा है, हम लूसेंट ही बोले थे आपको, बढ़िया है। तो और सब अच्छा चल रहा है ना पढ़ाई? हाँ सर आपकी दया से सब। चलिए भाई देखिए, सबसे पहले हम देखिए जो मौलिक अधिकार है बहुत महत्वपूर्ण है, मैक्सिमम एग्जामिनेशन में सवाल पूछता है, आपको भी पता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार का, ठीक है। अनुच्छेद 23 और 24 दोनों बात करेंगे। फिर धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, हाँ ये सब आगे धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। जी सर जी सर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण तो आपको पता ही है, शोषण क्या है? शोषण, हाँ सर, किसी पे अत्याचार करना। हाँ तो किसी का शोषण, किसी पे अत्याचार, किसी भी तरह का अत्याचार नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान का हमारे देश में। नहीं सर नहीं होना चाहिए, तो बहुत बुरा है सर। हाँ किसी का। तो चलिए अनुच्छेद 23 क्या है पता है? अनुच्छेद 23 सर, इसमें लिखा हुआ है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 दोनों है। अनुच्छेद 23 क्या है जरा इसको समझिए। देखिए किसी भी व्यक्ति का खरीद बिक्री, मतलब मानव तस्करी सर। मानव तस्करी, हाँ बहुत ऐसा आप न्यूज सुनते होंगे अखबारों में कि बच्चों को खरीद कर दिल्ली में बेचना, बॉम्बे में बेचना, ऐसा होता है दूर दराज के क्षेत्रों से। तो ये सब नहीं होना चाहिए। अच्छा मानव यानी तस्करी संविधान ये कहता है कि मानव तस्करी नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 23 में इसका वर्णन है। इसके अलावा बेगारी नहीं होना चाहिए। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग दिन भर काम करवाते हैं और 100 रुपए दे दिए। अच्छा यानी इसमें बेगारी का भी जिक्र किया गया। बिल्कुल बेगारी का जिक्र है। यानी सरकार ये भी, मतलब जो हमारा संविधान है, ये संविधान का जो बनाया हुआ है, ठीक ना, उसमें ये कहता है कि अगर आप भर दिन कमाए और उसके अनुसार अगर आपको वेतन ना मिले, उसका नियम बना हुआ है, आपको मिलना चाहिए उतना। अगर नहीं मिल रहा है तो ये गैर कानूनी। संविधान में जाएंगे, संविधान में नहीं, आप न्यायालय जा सकते हैं, हाई कोर्ट जाएंगे। हाँ न्यायालय जा सकते हैं। अच्छा सर, तो बहुत अच्छा बात बता दिए सर आप तो। ये एक तरह का मानवाधिकार का हनन हो रहा है। और अपने सर गांव वाला को भी बताएंगे। बिल्कुल बताइएगा, बिल्कुल बताइएगा। देखते हैं सर कि गांव वाला भी जो है ना सर, कि कम पैसा में या इसके अलावा बहुत सारे लोगों से जबरदस्ती काम करवाया जाता है। बहुत सारे लोग काम नहीं करना चाहते हैं लेकिन जबरदस्ती काम करवाया जाता है कि नहीं तुम खेती करो, ये करो। तो ये जितना भी है ये सब अनुच्छेद 23 में। सर एक बात और पूछना था सर कि सर ये बंधुआ मजदूर सर जो होता है, क्या सर इसी अनुच्छेद? हाँ इसी में है बंधुआ मजदूरी, लेकिन बंधुआ मजदूरी को अब समाप्त कर दिया गया है। अच्छा। कानूनी रूप से उसको देश से समाप्त कर दिया गया है, संसद से कानून बना करके। लेकिन अगर कहीं भी होता है तो वो सब गैर कानूनी है। तो अनुच्छेद 23 समझ गए? अच्छा सर, अनुच्छेद 23 में तो सर बहुत अच्छा बात सिखा सर। बिल्कुल बेगारी सिखा दिए सर। हाँ बेगारी का वर्णन है कि मानव तस्करी सर, ये सब नहीं होना चाहिए। मानव तस्करी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, किसी का बेगारी नहीं करना चाहिए। चलिए अब थोड़ा आगे देखते हैं। एक चीज और देखिए, जरूरत पड़ने पर लेकिन राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है। अब अभी हम बोले ना कि जबरदस्ती किसी से कुछ काम नहीं करवाया जा सकता है, मतलब लेकिन राष्ट्र पर जब कोई आपत्ति या राष्ट्र को कोई जरूरत पड़े तो हम हाँ बिल्कुल, तो हमें सरकार उस काम करने के लिए प्रेरित कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप यही समझाना चाहते हैं? बिल्कुल सुनिए एक बार फिर से, इसको अच्छा से समझिए। मान लिया कि आपको सेना में आपका मतलब बुलावा आ गया कि देश को चाहिए, देश की जरूरत है, आपको पहुंचना होगा, तो आप तो जाएंगे ही। एकदम जाएंगे सर। इसके अलावा मान लिया कि कहीं पे भूकंप आ गया, भूकंप से बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, तो वहाँ भी अगर आपको एक वॉलेंटियर के रूप में बुलाया जाएगा तो आप जाएंगे ना? हाँ सर एकदम जाएंगे सर, बिल्कुल जाएंगे सर, काहे नहीं जाएंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल। अनुच्छेद 24 को देखते हैं। अनुच्छेद 24, हाँ अनुच्छेद 23 सर कंप्लीट हो गया। हाँ बिल्कुल, चलिए थोड़ा खत्म भी करना है सारे अनुच्छेद 35 सर तक। आराम से पढ़ाइए सर, 8 बजे 10 बजे 20 बजे सर, उससे कोई मतलब नहीं है सर। आप लेकिन अच्छा से पढ़ाइए। बिल्कुल हर पॉइंट आपको समझाएंगे। हाँ डाउट होगा पूछिएगा। सर तनी धीरे धीरे पढ़ाइए सर, आप बहुत स्पीड पढ़ा रहे हैं। चलिए ठीक है भाई, ताकि सर चलिए वो सर मोटा बुद्धि है सर, नहीं मोटा बुद्धि नहीं है, आप समझ रहे हैं। चलिए अनुच्छेद 24 को देखते हैं। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अच्छा अनुच्छेद 24 वही सर जो बालकों को सर 14 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा है, जोखिम भरे काम में उसको नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन अब सुनिए, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि क्या बच्चे ढाबा में काम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। जोखिम भरा काम का मतलब क्या? जोखिम तो 2000, हाँ थोड़ा आपको बता देते हैं, इसमें कंफ्यूजन था। तो 2006 में सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि होटल में है, चाहे रेस्तरां है, दुकान है, कारखाना है, रिजॉर्ट है, चाय की दुकान है, कहीं पर भी अगर बच्चा 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा काम कर रहा है तो ये अनुच्छेद 24 का उल्लंघन करता है। हाँ पहले कंफ्यूजन था कि मतलब इस तरह का जोखिम भरा कार्य मतलब क्या। 2006 में उसको स्पष्टीकरण कर दिया गया। सर बताइए सर, हमारा संविधान जो है सर, इतना अच्छा बात लिखा हुआ है सर, उस संविधान को सबको समझ में आ गया है।
कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। और इसको लेकर के कन्फ्यूजन था कि जोखिम भरा काम का क्या मतलब है। तो 2006 में स्पष्ट कर दिया गया है, अगर कोई ढाबा पे भी बच्चा काम कर रहा है, होटल, रेस्तरां, दुकान में, तो सब क्या है वो इसी में आएगा। अनुच्छेद 24 के तहत सब अपराध है। या बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे कि वो घर में छोटे बच्चों को एज ए नौकर के रूप में रखते हैं। तो ये क्या है, अनुच्छेद 24 के अनुसार ये कानूनी रूप से ये जुर्म है। तो अनुच्छेद 24 आपको समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 23-24 क्लियर है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अच्छा सर, धार्मिक स्वतंत्रता। हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन जो है वो 25 से लेकर के 29 तक है। और ये समझना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हमारे जो देश में धार्मिक स्वतंत्रता सबको मिला हुआ है। अलग अलग धर्म के, मजहब के जो भी लोग हैं उनको स्वतंत्रता है। लेकिन देखिए, अब एग्जामिनेशन भी आपको देना है, तो एग्जामिनेशन के हिसाब से 25 क्या है, 26 क्या है, 27 क्या है, 28 क्या है, ये सब जानना होगा ना। तो 25 से 28 धार्मिक 25 से 28 तक। हाँ, सॉरी 29 बोला गया हमसे गलती से। तो 25 से 28 तक इसका पूरा वर्णन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का। तो देखते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 25 क्या। अनुच्छेद 25 को समझते हैं। देखिए, अगर किताब की भाषा में हम बात करें तो अंतःकरण से धर्म की अबाध रूप से समझना, मतलब मानना बहुत कंफ्यूजन वाला लैंग्वेज है। देखिए, अनुच्छेद 25 साफ साफ बोलता है, आप भगवान के किसी भी रूप को आप मानते हैं या किसी भी रूप में अगर आप भगवान को याद करते हैं तो आपको पूरी तरीके से छूट है। आप जिस धर्म को भी फॉलो करते हैं आप उसको फॉलो कीजिए, आप उसको मानिए। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, या आप बता भी सकते हैं कि हम फलाना धर्म को मानते हैं। या अगर आप बहुत सुनते होंगे कि धर्मांतरण कराया जा रहा है, धर्मांतरण कराया जा रहा है ज़बरदस्ती, तो अगर ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराया जा रहा है तो ये भी क्या है, अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। अगर कोई अपना मन से कोई धर्म अगर बदलना चाह रहा है, संप्रदाय में अगर परिवर्तन करना चाहता है, तो वो उसका छूट है। उसका अंतःकरण यानी उसका मन से अगर कुछ ऐसा उसके फीलिंग आता है कि ये धर्म में हमको जाना है, तब वो जा सकता है, जबरदस्ती नहीं हो सकता है। तो अनुच्छेद 25 समझ गए आप? हाँ सर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 26 का। दिक्कत होगा तो बताइएगा। अनुच्छेद 26। हाँ, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लूसेंट पढ़िएगा, मेरे पास लक्ष्मीकांत जी का भी पुस्तक है, तो अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। अब आप कहिएगा कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, आप समझ रहे हैं धार्मिक कार्यों का प्रबंधन क्या होता है? मतलब धर्म के कार्य में जो प्रबंध किया है। क्या कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं? तो है सर। चलिए इतना हार्ड सर शब्द जो लिखा हुआ है सर, चलिए। वाकई में सर। मान लिया कि आपके इलाका में किसी धर्म का 10 धार्मिक स्थल है, किसी भी धर्म का, ठीक है। 10 से कुछ लोग, जितने भी धार्मिक स्थल है उसको प्रबंधित करने के लिए 10 लोग मिलके हर स्थान से, हर धार्मिक स्थल से 10 लोग आते हैं और एक कमेटी और एक समिति का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो वो जो कमेटी और समिति बना, वो 10 धार्मिक स्थल का विकास कैसे हो, वहाँ पर और निर्माण कैसे हो, उसका रख रखाव कैसे हो, वहाँ का जितना भी मतलब कितना खर्चा आ रहा है, पैसा आ रहा है, सबका वो लोग जो ग्रुप बनेगा समिति, वो मैनेजमेंट करेगा। ये अधिकार देता है अनुच्छेद 26। कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए आप। अच्छा सर, आप ये बताइए सर कि जो सर हमारे मोहल्ले में सर जो दशहरा के दिन में जो सर चंदा वसूला जाता है सर, क्या इस अनुच्छेद में आता है सर? चलिए देखिए, जो चंदा वसूली हो रहा है, तो चंदा वसूली क्यों हो रहा है? कोई धार्मिक आयोजन के लिए हो रहा है, मतलब एक समिति का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर क्या है, कुछ लोगों के द्वारा एक समिति का निर्माण किया जाना, तो बिल्कुल ये मौलिक अधिकार का हिस्सा और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में आता है। अनुच्छेद 26 में इसका वर्णन है। सर जो क्या धार्मिक कार्यों का ही ना प्रबंधन किया जा रहा है सर। ये भी जो सर होता है, जो दान पेटी उठी होता है सर, उसमें जो अगर हम पैसा वैसा डालते हैं, ये भी तो सर धार्मिक कार्य, बिल्कुल धार्मिक कार्य का प्रबंधन है। हाँ। उस पैसे का इस्तेमाल करना होता है वहाँ पर, तो बिल्कुल अनुच्छेद 26 के तहत यही तो अधिकार देता है हमें। चलिए, बहुत अच्छा बात बताई सर। चलिए समझ गए। ओके सर। अब अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 के बारे में जानते हैं कुछ? नहीं सर, हम तो देखिए, राज्य जो होता है, राज्य का मतलब यहाँ सरकार से मतलब है, चाहे वो राज्य स्तर का सरकार हो या केंद्र स्तर का सरकार। देखिए पुस्तक गिर गया, थोड़ा उठाइए। चलिए, हो जाता है। देखिए अनुच्छेद 27 क्या है, राज्य जो कर वसूली करता है, यानी सरकार जो कर वसूली करता है, टैक्स जो हम लोगों से लेता है, उस टैक्स के पैसे का इस्तेमाल किसी भी मतलब धर्म से जुड़े हुए कार्य में नहीं करेगा। ये सर समझे नहीं सर, एक बार फिर से बताओ। मान लिया कि सरकारी पैसा से, आप यही समझिए, सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? हम ही लोग से न सरकार टैक्स वसूलता है, तो सरकार के पास इनकम आता है। तो जो सरकार के पास टैक्स का जो पैसा आता है, उस पैसे का इस्तेमाल किसी भी धार्मिक कार्य में सरकार नहीं करेगा।
ये नहीं कि किसी धर्म स्थल का निर्माण कर रहा है सरकार। अच्छा सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा ये है, सरकार नहीं करेगा ये। सरकार नहीं करेगा सर। ये मानते हैं सर कि जो अयोध्या में सर जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्या सर उसमें सरकार सहयोग कर रही है कि हाँ या ना? सरकार का पैसा थोड़ी लगेगा, उसमें सरकार का पैसा नहीं जा रहा, सरकार का पैसा नहीं लग सकता उसमें है सर जो राज्य के जो लोग हैं, जो लोग हैं, हाँ लोग देंगे, यानी हम लोग का भागीदारी होगा, आम लोग देंगे, या जिसको देना है चंदा दे, कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्तिगत रूप से सरकारी खजाना से किसी भी धार्मिक स्थल का अगर निर्माण होगा वहां पैसा नहीं जा सकता है, समझ रहे हैं? या इसी को अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कोई ऐसा कोई मतलब कोई संभव ही नहीं है। अब समझ रहे हैं ना सर? बात करते सर सरकारी संस्थान के बारे में बात करते हैं सर। पूछिए। तो जिस तरह का सर मस्जिद में है सर, मस्जिद में सर कई बच्चों को उर्दू पढ़ाया जाता है, तो वो भी तो सर एक तरह का संस्था हुआ सर। तो देखिए, क्या यहाँ उसमें से सर सरकारी पैसा नहीं है? सरकारी पैसा थोड़ी है। किसी भी धार्मिक संस्थान में, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जहाँ पर पैसा आ रहा है, ये सरकारी पैसा नहीं है, क्योंकि सरकार के पास जो हम लोगों से सरकार टैक्स वसूलती है, उस पैसे का इस्तेमाल किसी भी धार्मिक कार्य में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी जो सरकार हम लोग से टैक्स वसूलती है वो जो है बहुत तरह का काम करती है, नहीं रहता है। सरकार पुल बनाता है, रोड बनाता है, स्कूल बनाता है, बहुत तरह का काम करता है। धार्मिक प्रयोजन में उस पैसे को नहीं लगा सकता है। ठीक है, चलिए अब अनुच्छेद 28। ठीक, मान लिया कोई ऐसा एक शिक्षण संस्थान है जिसको 100% फंडिंग सरकार करता है। बहुत सारे ऐसा स्कूल है, कॉलेज होता है जिसको राज्य फंडिंग करता है, यानी 100% पैसा देता है, मतलब पूरा का पूरा खर्च। सरकारी कॉलेज, हाँ, सरकारी स्कूल कॉलेज, या कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको सरकार बाहर से भी पूरा का पूरा उसका खर्चा उठाता है। तो वैसा कोई भी संस्थान है, वहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। धार्मिक शिक्षा नहीं दी, वहाँ नहीं दिया जाएगा जहाँ राज्य 100% फंडिंग कर रहा है। अब बहुत सारे स्कूलों में देखते होंगे या बहुत सारे कॉलेज में वहाँ धार्मिक शिक्षा या धार्मिक अनुष्ठान वगैरह भी होता है, लेकिन जहाँ भी राज्य 100% फंडिंग कर रहा है, सरकार पूरा का पूरा वहाँ का खर्च उठा रहा है, वहाँ पर ऐसा सर हमको सर ये दिक्कत है सर, ठीक ना, कि सर जिस तरह से हमारे सिख भाई लोग ये किरपाल रखते हैं, पगड़ी बांधते हैं, सर ये किस अनुच्छेद में वर्णन है और ये किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? बिल्कुल अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता, बिल्कुल। यानी अनुच्छेद 25 वही सर की जो आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी तरह से ईश्वर को आप याद कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन सिखों में कुछ उनका धार्मिक वो प्रतीक है, धार्मिक सिंबल है, कृपान, ठीक है, जो एक तरह का हथियार भी दिखता है, लेकिन वो उनको अधिकार दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 25 में। चलिए अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 29 और 30 का, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। क्या है अनुच्छेद 29, जरा बताइए कुछ। सर आप ही बताइए। देखिए, मान लिया आपको एग्जाम्पल देते हैं, पटना में कर्नाटक का कुछ फैमिली लोग रहते हैं, 10-12 फैमिली लोग रहते हैं, और उसके भी पहले एक चीज और समझिए, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक क्या होता है? जिनकी संख्या कम हो। अल्पसंख्यक को आप सामान्यतः दो तरीके से समझ सकते हैं, एक भाषाई आधार पर और एक धर्म के आधार पर। ठीक है, और एक चीज और, अल्पसंख्यक को लेकर के हमारे संविधान में स्पष्ट व्याख्या भी नहीं है। जरा ये सब भी जानकारी आपको होना चाहिए कि संविधान में इसको लेकर के स्पष्ट जानकारी है कि नहीं, तो इसको परिभाषित ही नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक का मतलब आप समझिए भाषा के आधार पर हो सकता है या धर्म के आधार पर हो सकता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 29 का। मान लिया कि पाटलिपुत्र पटना में कोई कन्नड़ फैमिली, कुछ लोग रहते हैं, 4-5 कन्नड़ फैमिली लोग रहते हैं। ठीक है, तो कन्नड़ फैमिली है भाई, तो उनका एक अलग भाषा है, उनका रहन सहन का अलग तरीका है, उनका वस्त्र पहनने का अलग तरीका है, धोती वो लोग पहन रहे हैं, तो वो लोग पटना में भी ये सब कर सकते हैं। कहने का मतलब है अल्पसंख्यक वर्ग अपने भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पटना में आएंगे तो उनको जबरदस्ती कहा जाएगा कि नहीं तुम इस तरह का कपड़ा मत पहनो, इस तरह का कन्नड़ भाषा मत बोलो, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था पर उनमें प्रवेश से उनको रोका नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि आप कर्नाटक से है तो फलाना स्कूल में पटना में एडमिशन नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ भले फेल हो गया तब नहीं होगा, लेकिन अगर पास होगा वो बच्चा तो बिल्कुल होगा। इस आधार पर नहीं होगा कि तुम कन्नड़ बोलते हो, तुम धोती पहनते हो, इस आधार पर कोई रोक नहीं होगा। अनुच्छेद 29 समझ गए? सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ पूछिए। सर क्वेश्चन ये है कि सर मान लीजिए कि सर ये दूसरा स्टेट का सर फॉर्म निकला सर, तो क्या सर वो बच्चे सर ये बच्चा सर जो किसी भी स्टेट का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन कुछ राज्यों का फॉर्म भरने में दिक्कत क्या होता है कि वहाँ का मातृभाषा मांग दिया जाता है।
तो वहाँ का कन्नड़ आपको आएगा नहीं, तो फॉर्म नहीं भरिएगा। तो वो एक अलग ही चर्चा का विषय है। ये 29 अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 29 में वो नहीं आएगा फॉर्म भरने वाला, ये दूसरा बात है। अभी बताए ना हम पाटलिपुत्र का, पटना का एग्जाम्पल से। मतलब संस्कृति के बारे में हाँ। वर्णन करते हैं। और एक चीज और देखिए, अल्पसंख्यक सामान्यतः दो तरीके के हुए, एक भाषा के आधार पर, एक धर्म के आधार पर। और एक चीज और समझिए, हमारे देश में 6 समुदायों को हमारे देश में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है, यानी धार्मिक अल्पसंख्यक का। कौन कौन पता है? सर पता है सर। बताइए। सिख हो गया सर, पारसी हो गया सर, बौद्ध जैन हो गया सर, मुस्लिम और ईसाई। और ईसाई। चलिए इसके बाद हम अनुच्छेद 30 की बात करते हैं। क्या है अनुच्छेद 30 बताइए, कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपने पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है। वही कन्नड़ वाला एग्जाम्पल समझिए। पटना में कुछ कर्नाटका के फैमिली लोग रहते हैं, वो लोग अपने बच्चों के लिए एक अलग से स्कूल खोल देंगे जहाँ कन्नड़ में पढ़ाई होता है, विज्ञान इतिहास सब कुछ कन्नड़ में होता है, तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इसके अलावा एक चीज़ और, आप लूसेंट पढ़िएगा तो लिखा हुआ है सरकार उससे अनुदान देने में किसी तरीके से भेदभाव नहीं करेगी। मान लीजिए, फिर से समझिए, पटना में कन्नड़ लोगों का एक स्कूल खुल गया, ठीक है, उनका अपना तरीके का शिक्षण संस्थान है, उसके बगल में एक और स्कूल खुला हुआ है, तो सरकार अगर उसके बगल वाले स्कूल को कुछ फंडिंग दे रहा है तो इसको भी फंडिंग देगा। भेदभाव इसलिए नहीं करेगा कि ये अल्पसंख्यक है, क्योंकि भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है, इसलिए उस शैक्षणिक संस्थान को अनुदान देने में भेदभाव नहीं करेगा। अगर बगल वाला को देगा तो उसको भी पैसा देगा सरकार। तो अनुच्छेद 30 भी आप समझ गए। अनुच्छेद 31 क्या? अनुच्छेद 31 में तो कुछ याद कीजिए, संपत्ति का अधिकार था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से उसको तो हटा दिया गया। लेकिन एक चीज और, पहला संविधान संशोधन आपको पता है कब हुआ था? 1951। पहला संविधान संशोधन जब 1951 में हुआ था, संविधान में क्या जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची को, और साथ ही साथ अनुच्छेद 31 क और 31 ब, उसको आप अनुच्छेद 31(1) और 31(b) भी कह सकते हैं, उसको जोड़ा गया था। बाद में 31(c) भी आया। तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया था, 31(a) में है, और 31 को तो हटा दिया गया है। तो 31(a) में क्या है? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। क्योंकि जमींदारी प्रथा नहीं ना है स्वतंत्र भारत में, अंग्रेजों के समय तो था ही। संपत्ति के अधिकार को हटाकर जमीन नहीं, संपत्ति के अधिकार को बाद में हटाया है। फिर से समझिए, अनुच्छेद 31 में इसमें सब पार्ट को जोड़ा गया है, 31 क और 31 ख, और 31 ग भी बाद में जोड़ा गया है। तो 31 क, 31 ख, 31 ग, 31 को हटा दिया गया 1978 में, जबकि 31 क, ख, ग अभी भी है। 31 क में है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। समझ गए? चलिए 31 ब में क्या है, उतना ज़्यादा विस्तार से हम क्यों जाने, क्योंकि वो आउट ऑफ टॉपिक है। अनुच्छेद 31 का ही कोई सामान्यतः लूसेंट में भी नहीं मिलता है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा अपने आप को रखना भी है ना सीमा में। देखिए अनुच्छेद 32 पर एक विस्तार से क्लास करेंगे, क्योंकि वहाँ पर रिट है, जो रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उस पर विस्तार से बात करेंगे। और लास्ट में देखते हैं अनुच्छेद 33 और 34, क्योंकि अनुच्छेद 33 और 34 के बारे में ज़्यादा वर्णन होता ही नहीं है। कहीं भी आप लूसेंट भी पढ़िएगा तो अनुच्छेद 33-34 का कहीं जिक्र नहीं होगा। क्या है अनुच्छेद 33, कुछ बताइए? देखिए अनुच्छेद 33 मेरे पास लक्ष्मीकांत जी का पुस्तक है, बहुत ही जबरदस्त किताब है, राजनीतिक विज्ञान को समझने में काफ़ी हेल्प मिलता है। देखिए आपको पता है कि सेना हो, चाहे एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, या पारामिलिट्री फोर्सेज हो, वो अपना संगठन वहाँ नहीं बना सकते हैं। जैसे कि आप कहीं भी काम करते हैं कारखाना में, तो एक वहाँ यूनियन होता है, पुलिस का भी यूनियन होता है, लेकिन सेना में कहीं भी यूनियन नहीं बन सकता है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ अनुच्छेद 33 के तहत जो हमारे अर्धसैनिक बल है या जो भारतीय सेना का तीनों अंग है, उनमें जो भी लोग हैं उनके मौलिक अधिकारों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया। अच्छा सर, ये तो बात बहुत समझा, बात समझ में आ रहा है? हाँ सर, अनुच्छेद 33 में यही वर्णन है। संसद को अधिकार दिया गया था कि आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं भाई, सेना के जो लोग हैं उनके ऊपर, क्योंकि वो जरूरी होता है, कुछ ऐसे कारण होते हैं, तो संसद उस पर कानून भी बनाया, रिस्ट्रिक्शन से जुड़ा हुआ। तो अनुच्छेद 33 समझ गए? संविधान सर कुछ सोची के सर बताया गया। बिल्कुल, हमारे जो संविधान निर्माता है वो भविष्य को देखते हुए ना सब कुछ वो लोग किए थे। अनुच्छेद 34 क्या है बताइए, बहुत महत्वपूर्ण क्या है? अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ का जिक्र है। मार्शल लॉ होता है क्या सर? बिल्कुल, मार्शल लॉ आज तक भारत में लागू कभी नहीं हुआ है। भारत में इमरजेंसी लागू हुआ है, लेकिन मार्शल लॉ नहीं लागू हुआ है। सर ये होता क्या है? बिल्कुल, मार्शल लॉ होता है यानी कि पूरी तरीके से सैन्य प्रशासन के अधीन में वो एरिया आ जाएगा। देखिए भारत में मार्शल लॉ के बारे में विस्तार से कभी भारतीय संविधान में मेंशन नहीं है, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, लेकिन इसके बारे में विस्तार से वर्णन भारतीय संविधान में नहीं है। बस इतना ही समझिए कि किसी भी क्षेत्र में अगर मार्शल लॉ लग गया तो जितना भी कानून है सब कैंसिल होगा।
न्यायालय तक का पावर, कार्यपालिका, सरकार, सारा पावर खत्म होगा। जो सैन्य प्रशासन है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, उसके पास उस एरिया का पूरा पावर चल जाएगा। यहाँ तक कि उस एरिया में कुछ अगर कोई मिलिट्री को ऐसा लगता है तो वो फांसी भी दे सकता है। यानी कि न्यायिक शक्ति भी सेना के पास चला जाता है, सैन्य प्रशासन के पास चला जाता है, जहाँ पर मार्शल लॉ लागू होता है। अभी तक मार्शल लॉ नहीं लगा, समझ गए? हाँ सर, समझ गए। तो मार्शल लॉ का जिक्र है अनुच्छेद 34 में, लेकिन मार्शल लॉ अभी तक लगा है नहीं सर। अभी तक नहीं लगा है। मार्शल लॉ बहुत ही, जब अगर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होगा, बहुत ही एक्सेस, तब लग सकता है। ओके सर, तो इमरजेंसी से अलग है। और लास्ट में एक चीज और, अनुच्छेद 35 में जान लीजिए। बताइए सर। अनुच्छेद 35 में लूसेंट पे नहीं है, तब आप भी कहिएगा ना कि अनुच्छेद 35 क्या है सर, जरा बता दीजिए। तो हम ही बता देते हैं। देखिए, संसद को अधिकार है कि मौलिक अधिकारों को इफेक्टिव और प्रभावी बनाने के लिए संसद कुछ कानून बना सकता है। संसद कुछ कैसा कानून बना सकता है जिससे कि मौलिक अधिकार को और इफेक्टिव बने, हाँ, प्रभावी बनाया जा सके। प्रभावशाली बने। हाँ, तो ये अनुच्छेद 35 में है। ये तो कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको फिर से एक बार शॉर्टकट हम बता देते हैं। अनुच्छेद 23, 24, 25, 26, 27, 28, फिर 29, 30, फिर 31 भी थोड़ा सा बताए हैं। 32 हम बाद में बताएंगे आपको, क्योंकि उसमें रिट है 5 तरह का, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जारी करता है। और इसके अलावा अनुच्छेद 33, 34 और 35 पे बताएं। कोई दिक्कत नहीं होगा? नहीं सर, नहीं सर, धन्यवाद सर। और रीट अगला क्लास में होगा। तो सर कब आए सर? कल हम आपको फोन करके बता देंगे, ठीक है, ठीक ना? तो चलिए, मेरा ठीक बुक है। कर देंगे। हाँ, लीजिए अपना लूसेंट का पुस्तक। धन्यवाद सर। ठीक, धन्यवाद।